हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज की इस वीडियो में लोग जो है क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर 1 का प्रश्न वाली 1.3 को हल करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने जो है प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 को हल कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला हेडिंग है वो है उपसमुच्चय यानी सबसेट्स। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। और तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक, और यहाँ पे y दिया है कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक, मतलब आपके विद्यालय में कुछ विद्यार्थी होंगे, जैसे मान लीजिए 1000 विद्यार्थी, लेकिन उसकी संख्या जो है निश्चित है। ठीक, और यहाँ पे y भी कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि हम देखते हैं कि y का प्रत्येक अवयव x का भी एक अवयव है। हम कहते हैं कि y x का एक उपसमुच्चय है, x का एक उपसमुच्चय है। ठीक, इसको जो हम लोग इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्रतीकों में, इसको इस तरह प्रकट करते हैं। और ये जो प्रतीक सबसेट है इसको हम लोग सबसेट पढ़ते हैं। ठीक, इस साइन को सबसेट पढ़ा जाता है, या आप उपसमुच्चय भी पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ, उदाहरण लेके। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा था x आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो मान लीजिए हमारे जो विद्यालय में इतने 1000 विद्यार्थी हैं। ठीक, अब कह रहा है y आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी होंगे वो स्कूल के विद्यार्थी ही तो हैं। तो मतलब स्कूल के विद्यार्थी का एक भाग ही तो है हमारी कक्षा का, हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी है। तो इसीलिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि मान लीजिए x का समुच्चय 1000 तक है, 1000 है, और y का समुच्चय 50 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y सबसेट x। ठीक, यानी y जो है x का एक उपसमुच्चय है। अब आगे बढ़ते हैं, परिभाषा पे गौर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी अवयव है तो a b का उपसमुच्चय होता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है। हम देखिए यहाँ पे x का जो y के प्रत्येक अवयव x में है, इसलिए जो है y x का एक उपसमुच्चय है। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे जो है बोला है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरे शब्दों में a सबसेट b, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक, अब देखिए अगर a जो है स्मॉल a कैपिटल a को बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल a जो है कैपिटल b को भी बिलोंग करेगा। ठीक, क्योंकि प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव b में भी तो है, तो इसीलिए ये दोनों को बिलोंग करेगा, जिसका अर्थ जो है तात्पर्य, इसको हम लोग इस चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब जो हम इस चिन्ह का जब मतलब इस प्रतीक का प्रयोग करके जब हम उस समुच्चय की परिभाषा को लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि a सबसेट b, यदि a जो है a को बिलोंग कर रहा है तो a b को भी बिलोंग करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम उपयुक्त कथन को इस प्रकार पढ़ते हैं कि a b का एक उपसमुच्चय है। ठीक, यानी a इज ए सबसेट ऑफ b। यदि इस तथ्य का कि a का जो एक अवयव है वो b का भी एक अवयव है। ठीक, यदि a b का एक उपसमुच्चय नहीं है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको लिखना हुआ कि a इज़ नॉट सबसेट टू b, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, a लिखेंगे फिर सबसेट लिख के उसको काट देंगे और फिर b। ठीक, तो यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए a का अवयव है और a b का भी अवयव है, लेकिन यदि और भी जो सारी चीज़ें दी हैं वो b में ना हो या a में ना हो, तो अगर वो हमारा उपसमुच्चय नहीं है तो उसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि a को b का समुच्चय होने के लिए केवल मात्र यह आवश्यक नहीं है कि a का प्रत्येक अवयव b में है। ठीक, ये भी संभव है कि b का प्रत्येक अवयव a में हो या ना हो। ठीक, लेकिन मतलब b का भी प्रत्येक अवयव जो है a में होना चाहिए या ना होना चाहिए। ठीक, यदि ऐसा होता है कि b का प्रत्येक अवयव a में है तो b सबसेट a हो जाएगा। अगर मान लीजिए a के प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में है तो b हमारा आगे हो जाएगा। ठीक, और फिर हम लिखेंगे उसको b सबसेट a। इस दशा में जो है a और b समान समुच्चय होंगे, इसको चाहे हम लोग a। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे भी उदाहरण के तौर पे एक समझा देता हूँ। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर a में जो है वो भी 1 2 3 ही है। ठीक, और b में भी वही चीज़ है 1 2 3 ही, तो या फिर हम इसको लिखे a सबसेट b या फिर b सबसेट a लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम अगर a और b समान समुच्चय है तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि a सबसेट b, b सबसेट a, या फिर a इज इक्वल टू b। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जूम करते हैं इसको पहले, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय। जी हाँ, जो प्रत्येक समुच्चय वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात जो है a सबसेट a हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है कि जो फाई होगा वो सबका उपसमुच्चय होता है, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता, अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला उदाहरण है वो दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q होता है, ठीक, और यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है। तो हम कह सकते हैं कि R का एक उपसमुच्चय ही तो है परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्याएं आती हैं, यानी Q जो है हमारा R का एक उपसमुच्चय है, इसलिए हम लोग इसको Q सबसेट R लिखे हैं, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो है थर्ड वाला देखते हैं हम यहाँ पे उदाहरण। थर्ड वाला क्या करा है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x संख्या 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी? वो होंगी 1 3 और 5, यही तो होंगी। और देखिए a और b भी सेम है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, या तो a सबसेट b लिखिए या फिर b सबसेट a लिखिए या फिर a इज इक्वल टू b लिखिए, बात एक ही होगा। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो है a जो है वो खुद का ही तो उपसमुच्चय है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। अब देखिए लिया है कि a इज इक्वल टू AIEOU, ठीक, और b में दिया है ABCD। तो देखिए b के कोई भी अवयव, सिर्फ एक अवयव a ही जो है वो a में मिल रहा है और कोई अवयव नहीं मिल रहा है, तो ये एक उपसमुच्चय नहीं होगा। a के कोई अवयव b में नहीं है, b का कोई अवयव a में नहीं है, इसलिए ये एक उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे कि b a का उपसमुच्चय नहीं है, a b का एक उपसमुच्चय नहीं है और b भी एक क्या कहते हैं उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको हम लोग जो है लिख के काट देंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a इज़ नॉट सबसेट टू b, ठीक। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय है, यदि a जो है वो b का सबसेट है, ठीक, यानी a सबसेट b है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू b है, तो a जो है वो b का उचित उपसमुच्चय तो होगा, लेकिन b a का उपसमुच्चय ना हो कि वो उसका अधिसमुच्चय होगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि a में देखिए 3 अवयव है 1 2 3 और b में 4 अवयव है 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे a जो है वो b का तो उपसमुच्चय है, लेकिन b जो है a का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए इसको हम लोग b कहेंगे कि b a का अधिसमुच्चय है, ठीक। अब देखिए अगर किसी समुच्चय में केवल एक अवयव होता है तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला उदाहरण दिया हुआ है हमारा, तो इस उदाहरण भी सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता रहे। और यहाँ पे देखिए जो उदाहरण है वो लिखा हुआ है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। एक फाई दिया हुआ है, ए में 2 अवयव 1 और 3, बी में 3 अवयव 1 5 9 और सी में जो है आपके 5 अवयव दिए हुए हैं, ठीक। अब लिख रहा है कि प्रत्येक युग्म के बीच में सही प्रतीक, ठीक, सबसेट अथवा इज नॉट सबसेट भरना है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला है कि फाई जो है वो बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। तो देखिए मैंने ऊपर अभी हम लोग ने पढ़ा था कि फाई जो है वो सबका समुच्चय होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसेट वाला साइन भर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए के सारे अवयव बी में नहीं है, इसलिए इसको लिख के काट देंगे। ए के साथ अब देखिए यहाँ पे ए और सी दिया है तो ए और सी होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ए के सारे अवयव सी में हैं, ठीक, यहाँ पे इसलिए सबसेट हो जाएगा। अब देखिए बी के भी सारे अवयव सी में है तो इसलिए यहाँ भी सबसेट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 10th वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो 10th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि AEIOU और BABCD क्या AB का उपसमुच्चय होगा। देखिए उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि A की कोई भी अवयव B में नहीं है और B का कोई अवयव A में नहीं है। तो क्या A B का उपसमुच्चय है? नहीं है, ठीक, सिंपली आंसर हमारा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11th वाला कि मान लीजिए कि A B और C 3 समुच्चय हैं, यदि A बिलोंग कर रहा है B को और B जो है वो सबसेट है C का, तो क्या यह सत्य है कि A और C भी सबसेट होंगे, मतलब A जो है वो C का उपसमुच्चय होगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, हल भी देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है A में हमने एक अवयव लिया है एक, वो जो A है ये 1 को बिलोंग कर रहा है, B भी आपका यहाँ पे देखिए, और B में हमने 2 अवयव लिए हैं 1 और 2, एक को हमने एज इट इज़ वैसे ब्रैकेट के साथ लिखा है, और C में 3 अवयव है 1 2 3 और इसमें भी 1 एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए A जो है B को बिलोंग कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू 1 दिया है तथा B जो है C का सबसेट है, B C का सबसेट है, ठीक, लेकिन जो है A यहाँ पे C का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 यहाँ पे C को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका सबसेट है, ठीक। तो ये जो है अगर मान लीजिए कि A B को बिलोंग कर रहा है और B C का सबसेट है तो A C का सबसेट नहीं होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो अगला सब हेडिंग है वो है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, ठीक। तो इसमें कोई कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, इसमें बस यही चीज़ दिखाया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए R जो है हमारा वास्तविक संख्या
बहुत महत्वपूर्ण, इसके बहुत सारे उपसमुच्चय हो सकते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या में हर तरह की संख्या आती है, उसमें प्राकृत संख्या आती है, पूर्णांक आता है, परिमेय संख्या आता है, तो हर तरह की संख्याएं जो है वास्तविक संख्या में आती है। और जो वास्तविक संख्या अगर लिखा हो और लिखा हो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये सब जो है आपके एक सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला हमारा जो सब हेडिंग है वो ये है कि अंतराल वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय के रूप में, इंटरवल है सबसेट ऑफ आर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे अंतराल, पहले तो अंतराल की बात करते हैं। तो देखिए अंतराल दो तरह के होते हैं, एक होता है विवृत अंतराल, एक होता है संवृत अंतराल। विवृत अंतराल को हम लोग खुला अंतराल कहते हैं और संवृत अंतराल को हम लोग बंद अंतराल कहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक होता है हमारा संवृत अंतराल, एक होता है विवृत अंतराल। विवृत को हम लोग खुला कहते हैं, इसको बंद कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका जो है इसको लिखते कैसे हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए बी जो बिलोंग कर रहा है आर को, आर यानी वास्तविक संख्या है यहाँ पे, और ए इज लेस देन बी है। ठीक, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? वो होगा वाई सच डैट ए लेस देन वाई एंड वाई लेस देन बी। ठीक, यही होगा। अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि विपरीत अंतराल में जो हमारा ए और बी दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ए और सी दिया होता तो उस बीच के बिंदु को हम लोग लिखते हैं, यानी ए और सी के बीच में जो संख्याएं आती है, जो वर्ड आता वो हम लिखते हैं। ठीक, लेकिन ए और सी को नहीं लिखते। सेम चीज़ है इसमें, देखिए लिखा हुआ है कि इसको जो है छोटे ब्रैकेट द्वारा निरूपित करते हैं, इसको हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक, ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। ए और बीच के तो कोई बिंदु नहीं है, मान लीजिए 1 से 10 तक दिया हुआ, तो 1 से 10 तक के सारे बिंदु, उसके बीच के सारे बिंदु उसमें होंगे, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 1 और 10 इसमें नहीं होंगे। वही चीज़ लिखा है, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते। ठीक, बट लेकिन संवृत अंतराल ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें छोटे ब्रैकेट द्वारा इसको निरूपित करते हैं, वैसे इसमें इसको बड़े ब्रैकेट द्वारा निरूपित करते हैं। और इसमें जो है ए बी के बीच के स्थित भी सारे बिंदु होंगे और ए बी यहाँ पे स्वयं भी होंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अंतराल, देखिए आपको जरूरी नहीं है कि वो केवल बड़ा ब्रैकेट हो या छोटा ब्रैकेट हो। मान लीजिए एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा आता है, तो उसको किस तरह लिखते हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पे। और एक चीज़ आप गौर करिएगा तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा छोटा ब्रैकेट आता है, जहाँ पे छोटा ब्रैकेट आता है वहाँ पे केवल ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगता है। ठीक, लेकिन जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आता है वहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन साइन के साथ इक्वल टू का भी साइन लगता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जिधर बड़ा ब्रैकेट उधर ग्रेटर देन के साथ जो है आपका इक्वल टू का साइन आएगा, और जहाँ छोटा ब्रैकेट वहाँ केवल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी तरह के अंतराल होते हैं जिसे हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ देखिए आपको यहाँ पे बंद अंतराल दिया हुआ है, एक तरफ जो है खुला अंतराल दिया है। तो जिधर बंद अंतराल है, मतलब जिधर बड़ा ब्रैकेट है उधर देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ, और जिधर छोटा ब्रैकेट है उधर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आकृति के रूप में यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। देखिए खुले अंतराल में देखिए ए और बी छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए खुला अंतराल। बंद अंतराल में दोनों तरफ से बंद है, इधर देखिए एक तरफ बंद एक तरफ खुला है, और इधर एक तरफ खुला एक तरफ बंद है। ठीक, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो बस सिंपली आपको इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है कि जिधर आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है उधर ग्रेटर देन के साथ जो है इक्वल टू का साइन लगेगा, और जिधर छोटा ब्रैकेट लगाना है उधर केवल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगेंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अगला हेडिंग है वो है घात समुच्चय, पावर सेट जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए पावर सेट में कुछ नहीं होता, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्लियर। जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि समुच्चय में देखिए हमारे दो अवयव वाला एक समुच्चय, जिसमें 1 2 यहाँ पे जो है 1 2 का समुच्चय। अब कह रहा है कि 1 2 के सभी, मतलब इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिखना है। तो देखिए 1 2 के जो सभी उप समुच्चय होंगे उसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। तो देखिए 1 2 के जो समुच्चय होंगे, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एक तो पहला तो 5 ही होगा। ठीक, अब सेकंड क्या होगा इसमें, सेकंड आपका एक तो 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2 स्वयं होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि एक समुच्चय अपने का उपसमुच्चय होता है, यानी स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक, तो देखिए इसके 4 मतलब 4 इसके 4 उपसमुच्चय होंगे। ठीक, सेम चीज़ देखिए ये भी लिखा हुआ है कि इसलिए फाई समुच्चय 1 2 का उपसमुच्चय है। ठीक, 1 भी है 2 भी है और 1 2 खुद भी है।
ठीक। तो हमें ज्ञात हो गया कि इसके कुल 4 उपसमुच्चय हैं। ठीक। अब जब हम इसी को घात में लिख देते हैं तो वही हो जाता है हमारा घात समुच्चय, परिभाषा से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी चीज को एक्सपैंड करके लिखा हुआ है कि ए देखिए 1 2 था, तो ए को हमने जो ब्रैकेट में लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने सारे उसके जो उसको हम लोग सारे उपसमुच्चय लिख दिया, तो ये हमारा एक घात समुच्चय के रूप में हो जाता है। ठीक। यहाँ पे देखिए 4 अवयव थे तो 4 लिखा हुआ है, और फिर जब 4 को आप घात में लिखोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली हेडिंग है वो है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट्स। ठीक। आप देखिए यूनिवर्सल सेट से ही समझ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सल है यानी एक तरह का यूनिवर्स होगा इसमें। ठीक। इसको हम लोग जो है यू से डिनोट करते हैं। ठीक। यहाँ पे इसको हम लोग जो है यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको सिंपली बस बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ कि देखिए पृथ्वी हमारी, उसमें रहने वाले मनुष्य जो होगा वो हमारे समुच्चय होगा, कह सकते हो समुच्चय होगा। यही सेम चीज़ होता है कि जैसे किसी चीज़ का संग्रह, ठीक, किसी चीज़ का संग्रह, अब जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, उसमें रहने वाले मनुष्य समुच्चय हो गए, उसमें रहने वाले जानवर उपसमुच्चय हो गए। तो यही चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे वैसे देखिए संख्याओं में देखिए तो वास्तविक संख्या हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अब उसके अंदर से मान लीजिए परिमेय संख्या हो गया तो वो हमारा समुच्चय हो गया, प्राकृत संख्या समुच्चय हो गया। तो यही चीज़ होती है यूनिवर्सल सेट में, इसमें और कुछ नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ वही लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्या समझाया हुआ है कि पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय है। जी हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए लिख रहा है या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्या आती हैं, तो पूर्णांक भी आ जाएगा, परिमेय संख्या भी आ जाएगी। ठीक। और एक उदाहरण है कि मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानव का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्नावली पे, और प्रश्नावली को करेंगे हल हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो प्रश्नावली 1.3 है इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है 2 3 4 और यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5। तो देखिए ए के सारे वो बी में है, इसलिए ये हमारा जो है सबसेट हो जाएगा। ठीक। अब सेकंड वाला देखिए तो सेकंड वाले में क्या है ए बी सी, और दूसरे तब दिया बी सी डी। तो देखिए ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि सारे अवयव जो है ए के सारे अवयव बी में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग भर के काट देंगे। ठीक। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कह रहा है कि एक्स सच एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और सेकंड कह रहा है कि एक्स सच एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है वो हमारे विद्यालय का ही तो विद्यार्थी है, तो यहाँ पे हम लोग सबसेट भर देंगे। ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो वृत्त है तो कैसा भी हो सकता है, ठीक, उसकी त्रिज्या कितने भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक्स सच एक्स समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। ठीक। ये हमारा इज नॉट सबसेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और फिर कह रहा है कि एक्स सच एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत और त्रिभुज तो सबसेट नहीं होंगे ना, तो ये भी हमारा इज नॉट सबसेट हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं 6 वाले पे। तो 6 वाला कह रहा है कि एक्स सच एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और फिर यहाँ पे सेकंड वाला कह रहा है कि एक्स सच एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए एक त्रिभुज के अंदर ही सारे कैटेगरी के त्रिभुज आएंगे। ठीक। तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, यहाँ पे केवल त्रिभुज की बात कर रहा है, तो एक त्रिभुज के अंदर ही तो समबाहु त्रिभुज और भी सारे त्रिभुज आते हैं। ठीक। अब यहाँ पे 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच एक्स एक समप्राकृत संख्या है, और फिर सेकंड कह रहा है कि एक्स सच एक्स एक पूर्णांक है। तो देखिए अब एक यहाँ पे पूर्णांक के अंदर समप्राकृत संख्याएं आ जाएगी, तो ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा। ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, और यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो जो सत्य होगा उस पर ट्रू लिखेंगे, जो असत्य होगा उस पर फॉल्स लिखेंगे। और यहाँ पे पहला है कि ए बी, फिर यहाँ पे इस सबसेट को कटा हुआ है, इज नॉट सबसेट ए बी सी। ठीक। इसको आप उल्टा पढ़ो तो ए बी सी है, तो ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक।
यहाँ पे ट्रू मतलब ये हमारा जो है कटा नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम इसको जो है फॉल्स लिखेंगे। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला कह रहा है कि एक तरफ है ए ही, फिर कह रहा है सबसेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 5 ही स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसमें से 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, अभी थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहा है एक तरफ है 1 2 3, एक तरफ दिया 1 3 5 और बीच में सबसेट का साइन है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा। ठीक, अब फोर्थ वाले पे तो एक तरफ दिया हुआ है ए, एक तरफ दिया हुआ है ए बी सी और बीच में लगा हुआ है सबसेट का साइन, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। और फिर फिफ्थ वाला है एक तरफ ए, एक तरफ ए बी सी, बीच में लगा है बिलोंग्स का साइन, तो ये तो भाई असत्य हो जाएगा क्योंकि ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है छठवें वाले में कि एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या है कौन कौन सी होंगी, वो भी सम संख्या, तो वो होगी आपकी, एक तो आपका 2 होगा, एक आपका 4 होगा। ठीक, यही दोनों होंगे 6 से कम सब प्राकृतिक संख्या है। अब सेकंड क्या कह रहा है कि एक्स प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखिए 36 को बहुत सारी संख्याएं विभाजित करती हैं, 2 4 6 3 12, तो इस तरह जो है बहुत सारी संख्याएं 18 36 जो विभाजित करती हैं, लेकिन इस सभी के अंदर 2 और 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो देखते हैं अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे है और कह रहा है कि मान लीजिए कि a = 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 4 जो है वो हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं, अगर सही है तो क्यों। ठीक, तो इसमें भी सेम वही ट्रू फॉल्स वाला सिस्टम ही करेंगे हम लोग, जो सही होगा उस पर ट्रू, जो नहीं सही होगा उस पर फॉल्स। तो पहला दिया हुआ है कि 3 4 सबसेट है ए का, तो जी नहीं, 3 4 सबसेट नहीं है ए का। अगर इस तरह होता तो 1 2 की तरह लिखा होता, बीच में ब्रैकेट नहीं होता, तो पहला वाला हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड नंबर पे कह रहा है 3 4 बिलोंग्स कर रहा है ए को, तो जी हाँ 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है कि अब देखिए थर्ड वाला किस तरह लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें 3 4 लिखा और फिर लगा हुआ है सबसेट का साइन, तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक, अगर इस तरह लिखा है पहले वाले की तरह तो फॉल्स होगा, अगर तीसरे वाले की तरह लिखा है और बीच में सबसेट का साइन है तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक, अभी चौथा वाला। तो चौथा वाला क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए को, ये हमारा जो है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला कह रहा है कि 1 सबसेट है ए का, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे छठवां वाला क्या कह रहा है कि छठवां वाला कह रहा है कि 1 2 5 सबसेट है ए का, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि 1 2 और 5 जो है सबसेट है। ठीक, अब यहाँ पे सेवेंथ वाला कह रहा है कि 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि भाई बिलोंग नहीं कर रहा है ए को। ठीक, अभी आठवां वाला क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 सबसेट है ए का, नहीं 3 नहीं, ये सबसेट वो बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा 8th वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अभी 9th वाला पे देखिए, 9th वाला क्या कर रहा है, 9th वाला कह रहा है कि 5 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 5 जो है वो सबका उपसमुच्चय होता है यानी सबसेट होता है, तो यानी 10th वाला हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और फिर देखिए ये भी जानते हैं हम लोग कि 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, तो इसलिए हमारा 11th वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अभी 4th वाले पे चलते हैं। तो देखिए अब 4th वाला क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित के सभी के उपसमुच्चय लिखना है हमको यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे सभी के हमको यहाँ पे उपसमुच्चय लिखना हुआ है, तो देखिए पहले वाले का तो यहीं पे लिख देता हूँ, ए का समुच्चय, ए का उपसमुच्चय तो ए ही होगा। ठीक, एक आपका ए होगा और एक आपका 5 होगा। ठीक, 2 उपसमुच्चय होंगे इसके। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला है ए और बी, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तब फिर मैं जो है हाँ, तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला। ठीक, तो सेकंड वाला क्या है कि ए और बी दिया हुआ है। अब ए और बी के कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक तो पहला तो 5 होगा। ठीक, एक पहला तो 5 होगा, फिर सेकंड होगा आपका एक ए होगा। ठीक, एक आपका जो है यहाँ पे बी होगा और एक यहाँ पे आपका ए बी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक, अभी थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला है 1 2 3। ठीक, 1 2 3, तो 1 2 3 के कौन कौन से होंगे, पहला तो 5 होगा आपका।
ठीक, दूसरा 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका एक 3 हो जाएगा, एक आपका 1 3 हो जाएगा, ओह सॉरी 1 2 भी होगा, ठीक 1 2 भी होगा 1 3 भी होगा, तो पहले मैंने 1 2 ही लिख दिया, एक आपका 1 3 हो जाएगा और एक आपका 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक 2 3 हो जाएगा और फिर एक आपका आखिरी हो जाएगा 1 2 3, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक आपका 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3 और एक 1 2 3 और 5 का तो केवल 5 ही होता है, ठीक। अभी फिफ्थ वाले पे देखते हैं, तो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो देखिए अगर 5 दिया हुआ है तो अवयव सिर्फ एक होगा, तो यहाँ पे सिंपली आंसर 1 ही रहेगा हमारा, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अवयव ही है, ठीक। अभी 6 वाला देखते हैं, तो इसको कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। तो अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमको एक्सपैंड फॉर्म में दिया है, हमको इसको सिंपली बस ब्रैकेट में कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि जो खुला अंतराल होता है उस पर केवल ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन लगा था, और जो बंद अंतराल होता है उस पर इक्वल टू का साइन भी लगा होता है, ठीक। ग्रेटर दैन के साथ जो इक्वल टू का साइन भी लगा होता है। तो देखिए पहले वाला कैसे लिखेंगे, तो पहले वाले को हम लोग लिखेंगे, अब पहले देखिए पहले केवल जो है लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट के बाद -4 के बाद कॉमा, और फिर देखिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है उस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ, तो 6 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। अभी सेकेंड वाले पे चलते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला क्या करा है, यहाँ पे दोनों जो है केवल इक्वल टू, वो क्या कहते हैं कि इक्वल टू का साइन नहीं है दोनों में, तो इसमें मतलब हम लोग को केवल छोटे ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -12 लिखेंगे इसको, फिर कॉमा है तो कॉमा, फिर -10 के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए पहले दिया है इक्वल टू का साइन, लेकिन बाद में इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, ठीक। तो इसको लिखेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर हमारा 0 और फिर यहाँ पे 0 लिखने के बाद फिर -7 और फिर देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, ठीक। अभी फोर्थ वाले में दोनों में इक्वल टू का साइन लगा है, तो मतलब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग, बड़े ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 4, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अभी 7th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th वाला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमको इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको हम लोग 6 वाले की तरह लिखना है। तो इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ, सॉरी, और फिर इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी लिखते हैं, यहाँ पे पहला वाला है एक, दोनों देखिए यहाँ पे जो है केवल छोटा ब्रैकेट लगा है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे पहला वाला, तो यहाँ जब फर्स्ट वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि पहले तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे आपका मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है R को, फिर कॉमा, उसके बाद क्या है -3 है तो -3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये वाला साइन, फिर x, फिर ये वाला साइन, और फिर यहाँ पे 0 है तो 0, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जो है बड़ा ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। तो सेकंड वाला लिखते हैं, पहले हमारा मझला ब्रैकेट, फिर x, तो x सच दैट x फिर बिलोंग कर रहा है R को, फिर कॉमा, तो 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लेस देन साइन के साथ जो है हमारा इक्वल टू का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे x, फिर हमारा वही इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अभी थर्ड वाले को लिखते हैं। थर्ड वाला क्या है, एक देखिए पहले छोटा ब्रैकेट है बाद में बड़ा ब्रैकेट है, तो सिंपली इसको लिखेंगे जिधर छोटा ब्रैकेट हो तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, तो यही लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है R को, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे क्या 6 है तो 6, फिर यहाँ पे केवल ये वाला साइन, फिर x, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर 12 दिया है तो 12, ठीक। आई होप आपको बातें क्लियर रही होंगी।
और क्लियर हो रही होंगी। अभी फोर्थ वाले पे चलते हैं। तो देखिए फोर्थ वाले पे क्या है कि पहले बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, बाद में छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक। तो मतलब पहले हमको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाले लिखेंगे तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है r को, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, -23 है तो -23 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे लेस देन साइन के साथ, और फिर x है तो x, और फिर यहाँ पे केवल लेस देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक। तो आई होप आपको बातें क्लियर रही होंगी। तो देखिए बहुत ही आसान था, सिंपली बस इसी तरह लिखना था, जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा, और जहाँ पे छोटा ब्रैकेट वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक। तो अब इसको जूम करते हैं और फिर आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। और 8th वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सेकंड दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, और दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। तो देखिए दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा त्रिभुज का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुज के अंदर ही समकोण त्रिभुज भी आता है और समद्विबाहु त्रिभुज भी आता है। तो सिंपली दोनों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि त्रिभुज का समुच्चय, ठीक। यहाँ पे सिंपली बस एक ही आंसर हो जाएगा दोनों का, त्रिभुज का समुच्चय। आगे बढ़ते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। और देखिए यहाँ पे जो 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए में ए जो है 1 2 3 है, B 2 4 6 है, C 0 2 4 6 8 है, ठीक। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो पहले में देखिए केवल 6 तक दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे 8 भी दिखाई दे रहा है, तो पहला तो नहीं होगा। सेकंड 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ वाले में देखिए 8 तक दिया हुआ है, लेकिन 0 नहीं दिया हुआ, इसलिए फोर्थ वाला भी नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 10 तक की सारी डिजिट किए हुए, ठीक। तो हमारा प्रश्नावली जो है ख़त्म हो चुका है। तो इसी के साथ वीडियो को भी एंड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को अगर कोई गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।